The Fasna Pakka Hai series is hands down the best question answer series you can get for humanities students. फंसना पक्का है इज अ लाइफ सेवर। हर सवाल का जवाब फंसना पक्का है, ये नहीं देखा तो क्या देखा। स्वागत है ह्यूमैनिटीज की नंबर 1 क्वेश्चन आंसर सीरीज में। कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड के लिए इस एक वीडियो को देख लिया, मान लो तुम टॉपर बनने के लिए तैयार हो, तो सीधे स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 1 के साथ। उसके पहले छोटी सी लाइन इस चैप्टर के लिए लिखी हुई है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में जो कंट्रोल था वो स्टेब्लिश होता है बंगाल में, जब उन्होंने अपना ब्रिटिश राज स्टेब्लिश किया उसके बाद से। तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो आपको पता होना चाहिए। इसका एमसीक्यू आता है तो बहुत ईजी एमसीक्यू रहेगा। पहला जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछ रहा है बर्डवान में क्या हुआ था। क्वेश्चन आ सकता है कि बर्डवान के ऑक्शन के बारे में बताओ, वहां के इंसिडेंट के बारे में बताओ, वहां पे क्या स्कैम चल रहा था उसके बारे में बताओ। तो फटाक से इसको जरा हम सुन लेते हैं, लेकिन उसके पहले एक इस चैप्टर की शायद सबसे इंपॉर्टेंट कोई डेट है तो वो ये डेट है, परमानेंट सेटलमेंट कब आया था। तो परमानेंट सेटलमेंट 1793, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट फ्रॉम दिस चैप्टर। और इसमें हुआ क्या था, अब क्यों आया था, कैसे आया था, क्या हुआ था, सब कुछ हम आगे जाके एक एक क्वेश्चन में देख रहे होंगे। लेकिन अभी के लिए बेसिक सा सुन लो कि परमानेंट सेटलमेंट में रेवेन्यू को परमानेंटली फिक्स कर दिया गया था कि इतना रेवेन्यू है ये आपको देना है। अगर आप नहीं दे पाते हो, इफ यू फेल, तो फिर आपका जो लैंड है उसको ऑक्शन कर दिया जाएगा। और बर्डवान में वही हो रहा था। कब हो रहा था? 1797 में बर्डवान, प्रेजेंट डे बर्धमान, यहाँ के जो राजा थे, यहाँ के जो जमींदार थे, वो अपना रेवेन्यू पे नहीं कर पाए थे परमानेंट सेटलमेंट के बाद। तो उनका जो लैंड था, जो एस्टेट्स थे, जिसके लिए एक और टर्म है महल्स, इनके जो महल्स थे उनको बेचा जा रहा था। अब हुआ ये था, ये टर्म याद रख सकते हो कि यहाँ के राजा अक्यूमुलेटेड ह्यूज एरियाज, मतलब क्या, उन्होंने बहुत सारा जो रेवेन्यू उनको पे करना था उसको अक्यूमुलेट कर लिया था, पे नहीं कर पाए थे, जिसके कारण ये ऑक्शन हो रहा था। लेकिन यहाँ पे ऑक्शन में होता ही है कि बहुत सारे परचेजर्स तो आए हुए थे, लेकिन बहुत जल्दी ब्रिटिश कलेक्टर ने ये फिगर आउट किया, ब्रिटिश ऑफिसर ने फिगर आउट किया कि यहाँ पे कुछ तो दाल में काला है, कुछ तो स्कैम हो रहा है। सीन ये था कि राजा के सर्वेंट ही, राजा के ही एजेंट परचेजर बन के आ गए थे। तो वो लैंड तो बिक रहा था, लेकिन राजा के लोग ही उस लैंड को खरीद ले रहे थे। तो यहाँ पे 95% जो इस ऑक्शन की सेल्स थी वो फेक थी। तो एक तरफ लैंड बिक भी गया, लेकिन जिसका लैंड था उसी को वो लैंड मिल गया। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले तो सेटलमेंट, परमानेंट वाला जो सेटलमेंट था वो क्यों लगाया गया। तो जब क्यों लगाया वाला क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन अगर पूछेगा कि ब्रिटिश ने ऐसा क्या देखा इंडियन इकोनॉमी में जिसको वो फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे, जिसको वो फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे परमानेंट सेटलमेंट के थ्रू, तो लिख के आना सबसे पहली डेट 1770s। इस टाइम पीरियड में बंगाल में जो इकोनॉमी थी वो क्राइसिस से गुजर रही थी। हमारे यहाँ पे बहुत सारे फेमाइन आ रहे थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिक्लाइन में था। तो ब्रिटिश पर्सपेक्टिव परमानेंट सेटलमेंट लगाने की तरफ ये था कि अगर हमें इंडिया में सब कुछ वापस से फिक्स करना है, इकोनॉमी को इंप्रूव करना है, तो हमें एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। और एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे अगर हम, तो उससे होगा ये कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो हमें रेवेन्यू भी मिलेगा। इसके लिए हमें दो चीजें करनी पड़ेंगी। लोगों को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देना पड़ेगा कि आपका लैंड आपका रहेगा, हम उसको नहीं छीनेंगे। और हमें परमानेंट सेटलमेंट लगाना पड़ेगा, रेवेन्यू को परमानेंटली फिक्स करना पड़ेगा, ताकि लोगों को ये सिक्योरिटी रहे कि अगर हमने अपने लैंड में इन्वेस्टमेंट किया है और उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया है, तो उसका जो फायदा है वो आपके पास ही रहेगा, क्योंकि रेवेन्यू तो उतना ही देना है जितना देना है। तो ये इनका थॉट प्रोसेस था। अब कंपनी एक्सपेक्ट कर रही थी, पहली चीज कि अब इनको रेवेन्यू मिलने लग जाएगा स्टेडीली, दूसरी चीज कि लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने लैंड में, तीसरी चीज की दो कैटेगरीज, ह्यूमन फार्मर्स यानी कि स्मॉल पेजेंट जो हमारे इंडिया में है ये डेवलप होंगे, और वेल्दी लैंड ओनर्स। तो ये क्लासेस हैं, दो क्लासेस जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया में अब डेवलप होंगी। और ये जो दो क्लासेस हैं वो ब्रिटिश साइड की तरफ लॉयल रहेंगी, क्योंकि उनकी पॉलिसीज के कारण ये सोसाइटी में इमर्ज हो रही है। तो यहां तक हो गया ब्रिटिश पर्सपेक्टिव। अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन, जो कि ये सब 8 मार्क के लिए आएगा तो सब कुछ लिखना पड़ेगा, लेकिन कभी कभी अलग भी आ जाता है। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि परमानेंट सेटलमेंट था क्या, जरा अच्छे से इसको एक्सप्लेन करो। तो 1793 लिख देना और उसके बाद एक्सप्लेन करना कि परमानेंट सेटलमेंट में हुआ ये
ये कि हमारे बंगाल के जो राजा थे और तालुकदार थे, इनको अब जमींदार टर्म से रेफर किया जा रहा था। इन जमींदारों को लैंड दे दिया गया था कि ये पूरा जो लैंड है ये आपको असाइन कर दिया गया है, और इसका जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू डिमांड टर्म याद रखो, फिक्स्ड इन परपिटुइटी, मतलब हमेशा हमेशा के लिए हमने फिक्स कर दिया है, इसको ही आप पे करेंगे। तो एक जमींदारी एस्टेट में कई बार 400 और उससे भी ज्यादा विलेजेस होते थे जिसका रेवेन्यू ये कलेक्ट करेगा और ब्रिटिश पावर को कलेक्ट करके देगा। अगर ये कलेक्ट नहीं कर पाता है तो फिर ऑक्शन में इसका जमींदारी चली जाएगी। twinbros.in पे जाना, थोड़ा बहुत आगे पीछे घूमना, तुम्हें मिलेगा एक बैच जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, फ्री रिसोर्सेज, वहां पे पीडीएफ्स आते रहते हैं, नोट्स आ जाते हैं, बहुत कुछ फ्री में मिलता है। फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन, एंजॉय करो। अब क्वेश्चन अगला पूछ रहा है आपसे, कई बार ये अलग से ही आ जाता है कि इतनी सारी जमींदारी ऑक्शन में क्यों जा रही थी, ये जमींदार रेवेन्यू पे क्यों नहीं कर पा रहे थे। तो जब पे क्यों नहीं कर पा रहे थे, व्हाई डिड दे फेल, आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ये हेडिंग्स आपको याद रख लेनी है। ये हेडिंग्स आप बना भी सकते हैं, एक फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं और इस पूरे आंसर को लिख के आएंगे। हेडिंग याद कर ली ना, बाकी अपने वर्ड्स में लिख देना। पहली चीज, इनिशियल डिमांड्स वर वेरी हाई। क्या लिखोगे कि ब्रिटिश पावर ने बोला कि फ्यूचर में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, तो जब फ्यूचर में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, फ्यूचर में जब प्रोड्यूस ज्यादा आपको मिलेगा, फ्यूचर में जब प्राइसेस बढ़ जाएंगे आपके आउटपुट के, तो आपको फायदा होने लगेगा। तो इसलिए उसको हम फ्यूचर में तो हड़पेंगे नहीं, हमने तो परमानेंटली फिक्स करना है। तो इसलिए हम थोड़ा सा उस एंटिसिपेट करने के लिए उस लॉस को थोड़ा सा रेवेन्यू डिमांड बढ़ा के सेट कर रहे हैं। ये जो बर्डन अभी के लिए है वो फ्यूचर में जाके आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा। ये ब्रिटिश पर्सपेक्टिव था, लेकिन अभी के लिए तो रेवेन्यू डिमांड हाई हो गए ना, तो पहला पॉइंट बना के आना, इसके कारण जमींदार पे नहीं कर पा रहे थे। दूसरा पॉइंट कि एग्रीकल्चर आउटपुट की जो प्राइस थी इकोनॉमी में वो बहुत लो चल रही थी। तो अब दोनों से ही सीन ये है ना कि जब पेजेंट्स को प्राइसेस मिलेंगे ही नहीं तो वो जमींदार को पैसे नहीं दे पा रहे हैं, जमींदार को पैसे नहीं मिल रहे हैं तो वो कंपनी को नहीं दे पा रहा है। तीसरा पॉइंट है कि रेवेन्यू फिक्स्ड था, लेकिन इंडिया का जो आउटपुट है वो फिक्स्ड नहीं है ना, कभी बाढ़ आ गई, कभी सूखा पड़ गया, कभी हार्वेस्ट अच्छा नहीं आया। तो ऐसे में क्या होता था कि हर बार उतना टैक्स पेइंग कैपेसिटी नहीं होती थी पेजेंट की, लेकिन रेवेन्यू तो फिक्स्ड है। और यहाँ पे लिख देना सनसेट लॉ के बारे में। क्या है सनसेट लॉ? सनसेट लॉ बोलता है कि भाई उस तारीख की सनसेट के पहले आपको रेवेन्यू देना है, वरना आपका जो लैंड है वो बिका। तो इतना इनफ्लेक्सिबल मेथड्स थे जिसके कारण अगेन प्रॉब्लम हो रही थी जमींदार्स को। और अगला हमें पॉइंट देखने को मिलता है जिसका कभी कभी खुद का क्वेश्चन आ जाता है कि जमींदार्स को, ये तो हम समझते हैं कि ब्रिटिश इंपॉर्टेंस दे रहे थे जमींदार को, उनको एक इंपॉर्टेंट रोल दे दिया था सोसाइटी में, लेकिन उनकी अथॉरिटी को, उनकी पावर को लिमिट भी करना चाहते थे। तो इसके लिए आप पॉइंट लिखेंगे कि क्या किया जमींदार्स के साथ, उनके ट्रूप्स को, उनकी जो आर्मी वगैरह थी डिसबैंड कर दिया, कस्टम ड्यूटी अबॉलिश कर दी, उनके कोर्ट कचहरी जो थे उनको सुपरविजन में ला दिया कलेक्टर के, और कलेक्टर का जो कलेक्टोरेट था वो सोसाइटी में ज्यादा इंपॉर्टेंट एक सेंटर ऑफ पावर बन गया। तो जमींदार की पूरी पावर भी खत्म हो गई थी। तो उनके पास पावर ही नहीं है, जब मिलिट्री ही नहीं है तो कैसे किसी से टैक्स लेके आएंगे, वो देने से मना कर देते थे। इनके अंडर में जो पेजेंट्स थे वो इनको परेशान करते थे, तो इनकी पावर को लिमिट कर दिया गया था। और लास्ट एक हेडिंग है जोतेदास और जो मंडल्स, ये कौन है, इनका आगे जाके हम अलग से क्वेश्चन भी देखेंगे। जोतेदार यानी कि जो रिच पेजेंट है सोसाइटी के, मंडल्स यानी कि जो हेडमैन फिगर के लोग थे, बेसिकली सोसाइटी के जो पावरफुल पेजेंट्स थे वो क्या करते थे, जमींदारी ऑफिशियल्स को काम करने नहीं देते थे, जमींदार को परेशान करते थे। जमींदार जब जमा बढ़ाने की कोशिश, जमा मतलब क्या होता है, जमा मतलब जमींदार जब ये कितना रेवेन्यू चार्ज करेंगे उसको इंक्रीज करने की कोशिश करते थे, तो ये लोग इंटरफियर करते थे। बेसिकली ये सारे जो पावरफुल फिगर्स थे ये जमींदार के काम में बहुत परेशानी डाल रहे थे, और कई बार जब जमींदार के लैंड बिकते थे तो यही ऑक्शन में जाके बोली लगा के खरीदने भी जाते थे। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिखेंगे जब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि वो पैसे क्यों नहीं दे पा रहे थे, उसका 8 मार्क के लिए वो क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है, इन जमींदार के ऑपोजिंग जो गैंग खड़ी है, इन जोतेदार के जो ग्रुप है, उनके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछेगा। क्वेश्चन अलग अलग वर्ड्स में आ सकता है, लेकिन जैसे ही टर्म दिखे जोतेदार और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हो कि एक तरफ जमींदार की पावर कम हो रही है लेकिन कोई दूसरा ग्रुप है जो राइज कर रहा है, या फिर जोतेदार की पावर को एक्सप्लेन करो, जोतेदार के रोल को एक्सप्लेन करो, तो क्या क्या लिख के आओगे? आप लिखोगे कि अर्ली 19th सेंचुरी में, मतलब 1800s में
हमारे जो जोतेदार थे इनके पास बहुत सारा, कई बार हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एकर्स लैंड हुआ करता था और ये लोग सोसाइटी में ट्रेड और मनी लेंडिंग को कंट्रोल कर रहे थे। और इनका जो लैंड था, अब इतना हजारों करोड़ों में लैंड है इनका, करोड़ों में नहीं बट इतना 100,000 एकड़ का लैंड है, तो उसमें ये लोग शेयर क्रॉपर्स को लैंड दे देते थे कि आप यहाँ पे कल्टीवेशन करो, आधा आधा हिस्सा हम कर लेंगे हार्वेस्ट का। तो ये हमारे जोतेदार से सोसाइटी के बेसिकली रिच पेजेंट्स। अब जोतेदार का सीन ये है ना, ये विलेजेस में रहते थे, हमारे जमींदार अर्बन एरियाज में रहते हैं, ये विलेजेस में ही रहते हैं और डायरेक्टली पावर को एक्सरसाइज करते हैं। तो इन लोगों का जो इन्फ्लुएंस था, ये पॉइंट बना के आना कई बार क्वेश्चन में भी आ जाता है। जोतेदास का जो विलेजेस में इन्फ्लुएंस था वो जमींदार से ज्यादा था, क्योंकि डायरेक्ट कंट्रोल उनका था। जमींदार के जो अटेम्प्ट होते थे जमा बढ़ाने के, उसका मैंने आपको पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया है। जमींदार को परेशान करते थे, ये पूरा पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये वाला पॉइंट भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि भाई ये लोग खरीदा करते थे जमींदार के लैंड को। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जोतेदास की पावर सबसे ज्यादा कहाँ थी, एमसीक्यू में आ सकता है। नॉर्दर्न बंगाल में सबसे ज्यादा पावरफुल ये ग्रुप था, बाकी रीजन्स में भी पावरफुल था बट यहाँ पे ज्यादा था। और इनके लिए हमें टर्म हौलादास, गांटीदास, मंडस जैसे देखने को मिल जाते हैं। और जोतेदास का जो पावर था, इट वीकेंड द अथॉरिटी ऑफ जमींदास, ये आप लाइन लिख के आ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआएं मिलेंगी आपको, उनकी भी मेरी भी। और तुम में से आधे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हो तो कमेंट कर दो, अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर दो। अगला क्वेश्चन है हमारा जमींदार को लेके कि एक्सप्लेन करो कि इवन तो ये लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, इतना हाई रेवेन्यू था, ये था वो था, लेकिन फिर भी जमींदारी पावर डिड नॉट कोलैप्स। इसको एक्सप्लेन करो कि जमींदारी पावर कैसे ये जमींदार थे ये अपनी पावर को मेंटेन करके रख रहे थे। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप क्या क्या लिख के आएंगे। सबसे पहली एक हेडिंग आप बना सकते हो, फिक्टिशियस सेल एक स्ट्रेटेजी थी। इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि बहुत सारे स्टेप्स यूज कर रहे थे, जिसमें एक स्टेप है फिक्टिशियस सेल। इसमें लिख के आना कि लोग बहुत सारे मैन्यूवर्स करते थे। फॉर एग्जांपल हमारे राजा ऑफ बर्डवान ने क्या किया, मम्मी जी के नाम पे प्रॉपर्टी कर दी। ईस्ट इंडिया कंपनी मम्मी जी से, विमेन से हड़पती नहीं थी प्रॉपर्टी, तो एक तरीका हो गया। दूसरी चीज ऑक्शन की बात हमने कर ली, इसको फटाक से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो ही यहाँ पे लिखा भी हुआ है। मान लेते हैं ये मेरा लैंड है, मैं एक यहाँ का जमींदार हूँ। अब मेरा रेवेन्यू जो है वो है 100 रुपए, मुझे नहीं देना, मेरे पास पैसा है मैं नहीं दे रहा, लेकिन मैं क्या करूंगा, नहीं है पैसा, ऑक्शन कर दो आप। ऑक्शन जब होगा तो ऑक्शन में मान लेते हैं 5 लोग जोतेदार आ जाते हैं, 5 जो खरीदना चाहते हैं इस लैंड को, लेकिन 10 मैंने अपने लड़ाके भेज दिए हैं, फिर 2-3 मैंने अपने लोग भेज दिए हैं जो कि बहुत ऊंची बोली लगाते चले जा रहे हैं। तो इनने लगाई 200 रुपए की बोली, लेकिन मेरे लोगों ने 250 रुपए की बोली लगा दी। अब इतना लैंड ओवर प्राइस हो गया तो मेरे लोगों को ही लैंड बिकेगा, लेकिन मेरे लोग गायब हो जाते थे। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3-4 बार जब ऑक्शन होगा तो उसके बाद क्या होगा, असली लोग आना बंद कर जाएंगे, सिर्फ मेरे ही बंदे ऑक्शन में पहुंचेंगे। तो फिर बोली जाएगी, मान लेते हैं 50 रुपए, 40 रुपए, 60 रुपए। तो स्टार्ट में मुझे रेवेन्यू 100 रुपए का देना था, मैंने नहीं दिया, मैंने बोला ऑक्शन करा लो, जाओ भाड़ में। अब मैंने वही लैंड खरीद लिया 50 रुपए में, मतलब अब जो मेरे लोग थे वो लोग एक्चुअल में पैसा दे देंगे, तो अब मुझे 50 रुपए का जो रेवेन्यू था वो पे नहीं करना पड़ा। तो ये चीज भी होती थी। ऑफिशियल पेपर्स बोल रहे हैं कि इतने सारे ऑक्शन हो रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी ये ऑक्शंस काफी ज्यादा मैनिपुलेटेड भी होते थे। तो ये जो चीज मैंने एक्सप्लेन करी है ना, ये इस पॉइंट में एक्सप्लेन करी है, आप भी अपने वर्ड्स में अपने आंसर में लिख के आ सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे भी पूरा वही एक्सप्लेनेशन है, बड़ा एक्सप्लेनेशन था भाई। इसके बाद एक पॉइंट जरूर लिख के आना कि ब्रिटिश राज को पूरा जो रेवेन्यू डिमांड था वो कभी भी फुलफिल नहीं होता था, वो कभी भी इनको मिल नहीं पाता था, उनको थोड़ा बहुत कम ही मिल रहा होता था। एंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो बेनामी ट्रांजैक्शंस थे, ऐसे ट्रांजैक्शंस की किसके नाम पे हो रहे हैं ये ट्रांजैक्शन, जो खरीद रहा है वो एक्चुअल बायर है या फिर किसी और के पैसे को लेके उसका एजेंट बन के आया हुआ है। जो फेक ट्रांजैक्शंस वगैरह थे ये बहुत ह्यूज अमाउंट्स में हो रहे थे। फॉर एग्जांपल 1793 से 1801 के पीरियड में 30 लाख रुपीस के बेनामी ट्रांजैक्शंस देखने को मिल जाते हैं, विच शोज की बहुत सारी फेक चीजें चल रही थी सोसाइटी में। अब जमींदार के पास
और भी मेथड्स थे अपनी पावर को रिटेन करने के। पहली चीज, कोई नया जमींदार आ जाता है, मान लेते हैं बिक ही गया लैंड इनका, तो इनके लठियाल होते थे, स्टिकमैन, जो उसको मारने आ जाते थे, उसके ऑफिशियल्स को परेशान करने आ जाते थे। दूसरी चीज, सेंस ऑफ लॉयल्टी के कारण, मैं जमींदार हूं तो मेरे अंडर में 400 विलेज थे मान लेते हैं, तो जो लोग थे कई बार वो मुझसे कनेक्टेड फील करते थे, उनको ये पसंद नहीं आता था कि मैं रिप्लेस हो रहा हूं, तो जनता कई बार नए लोगों को एंटर नहीं करने देती थी। और लास्ट कंक्लूडिंग पॉइंट बना देना कि 1790s का जो परमानेंट सेटलमेंट के बाद का जो प्रॉब्लम था, जिन जमींदार ने इसको थोड़ा बहुत झेल लिया, फिर काफी टाइम तक ये लोग अपनी अथॉरिटी को मेंटेन करते रहे। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा कि फिफ्थ रिपोर्ट के बारे में बताओ। अब दो क्वेश्चन आएंगे, एक्सप्लेन द फिफ्थ रिपोर्ट एंड एक्सप्लेन कि इट कैनॉट बी एक्सेप्टेड अनक्रिटिकली, इट हैज टू बी वेरीफाइड विद अदर सोर्सेस। ऐसा करके एक क्वेश्चन बनेगा, तो इसको हम दो पार्ट में ही देखेंगे। पहला पार्ट, फिफ्थ रिपोर्ट था क्या? फिफ्थ रिपोर्ट एक सीरीज ऑफ रिपोर्ट था जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जितनी भी चीजें मैं गोला लगा रहा हूं ना, ये की टर्म्स है जिसको आप याद कर सकते हो इस पूरे आंसर को याद करने के लिए, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1813 में सबमिट हुआ था। इंपॉर्टेंट डेट, सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स थी जिसकी पांचवी रिपोर्ट ये थी, एंड हेंस द नेम द फिफ्थ रिपोर्ट। 1002 पेजेस की थी, जिसमें से 800 पेजेस वर अपेंडिसेस, मतलब एज सप्लीमेंट्री सोर्सेस इसमें ऐड किए गए थे। बेसिकली 1000 पेज में 800 पेजेस रिप्रोडक्शन थे, किस चीज के, कि स्टैटिस्टिकल टेबल की कॉपी लगाई गई है, या फिर कलेक्टर्स की जो रिपोर्ट्स हैं, जमींदार, रायट्स और बाकी लोगों की जो पिटीशंस हैं उसके कॉपीज ऐड किए गए हैं। रेवेन्यू रिटर्न्स और रेवेन्यू और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के जो नोट्स हैं जो ऑफिशियल्स ने बनाए हैं, उनको यहाँ पे रिप्रोड्यूस, यानी कि उसके कॉपीज इसमें ऐड किए जा रहे थे। तो इसमें ज्यादातर ऐसी ही डिटेल्स थी। इसको बनाया था एक सिलेक्ट कमिटी, बेसिकली एक ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक स्पेशल कमिटी बनाई थी जिसका काम था इसको बनाना, और ये इंटेंस पार्लियामेंट्री डिबेट का एक बेसिस बन गई थी। एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो आप मेंशन करके आएंगे। इस रिपोर्ट में हमें जो इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है, इट इज इनवैल्यूएबल, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैनॉट बी एक्सेप्टेड अनक्रिटिकली। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा इसका नेगेटिव पॉइंट वाला सिस्टम। नेगेटिव पॉइंट्स इसके ये हैं कि भाई पहली चीज तो ये है, इसमें बंगाल के जमींदार को ऐसे दिखा दिया है कि इनका एकदम ही कोलैप्स हो गया था, इनकी पावर खत्म ही हो गई थी, इनका डाउनफॉल ही आ गया था। लेकिन फैक्ट ये है, जब हमने बाकी सोर्सेस को यूज किया, हमें जो लोकल रिकॉर्ड्स मिल रहे थे उनको जब हमने स्टडी किया, तो हमें समझ में आया कि इस फिफ्थ रिपोर्ट में कोलैप्स ऑफ जमींदारी पावर थोड़ा एग्जैजरेट कर दिया है। ग्राउंड रियलिटी ये थी कि ये लोग कई बार बहुत मैन्यूवर्स यूज कर रहे थे और इतना ज्यादा इनकी पावर खत्म नहीं हुई थी जितना इसमें दिखाई गई थी। तो यही आपको एक्सप्लेन करके आना है। अगला क्वेश्चन है हमारा एकदम अलग क्वेश्चन, द बैटल बिटवीन द हो एंड द प्लाउ वाज अ लॉन्ग बैटल, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 मार्क्स के लिए आएगा। हो एंड प्लाव की जो लड़ाई थी, या फिर क्वेश्चन आ सकता है पहाड़ियाज और संथाल्स की जो लड़ाई थी उसको एक्सप्लेन करो, या फिर सिर्फ पहाड़ियाज का क्वेश्चन आ सकता है और सिर्फ संथाल्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो हम पहाड़ियाज की हेडिंग में पहाड़ियाज के पॉइंट देखेंगे, संथाल्स की हेडिंग में संथाल्स के पॉइंट देखेंगे। जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा सिर्फ पहाड़िया तो पहाड़िया लिखना, संथाल तो संथाल लिखना, दोनों तो दोनों लिख के आना। सबसे पहले पहाड़ियाज कौन थे? राजमहल हिल्स में रहने वाले वो लोग थे जो वो टूल को यूज करते थे, हमारे फावड़े को यूज करते थे और शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। संथाल्स कौन थे? प्लाव को यूज करते थे और सेटल्ड कल्टीवेशन करने के लिए यहाँ पे पहुंचे थे। पहले हम देख लेते हैं पहाड़ियाज की। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ये लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। पहला पॉइंट, इनकी लाइफ को सिंबलाइज करने के लिए हो टूल बेस्ट है। ये लोग पैचेस को कट डाउन करते थे कि फॉरेस्ट में इतना पैच को कट डाउन किया, बुशेस वगैरह काटी, अंडरग्रोथ को आग लगाई, आग लगने से जो पोटैश सॉइल को मिलता है उससे वो थोड़ी इनरिच हो जाती है, तो वहां पे इन्होंने एग्रीकल्चर किया, कुछ टाइम तक किया, फिर उसको खाली छोड़ दिया, आगे बढ़ गए। तो ये है हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो ये लोग कर रहे होते थे। अपने हो टूल से ग्राउंड को स्लाइटली स्क्रैच करते थे, वहां पे कल्टीवेशन करते थे और फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन की तरफ बढ़ जाते थे। ये लोग फॉरेस्ट से बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे, इनकी पूरी लाइफस्टाइल ही फॉरेस्ट से एसोसिएटेड थी, चाहे वो एज अ चारकोल प्रोड्यूसर हो, सिल्क वॉर्म रेयरर हो, फूड गैदरर हो या फिर हंटर हो। एंड ये लोग अपने पूरे इस फॉरेस्ट को अपना लैंड मान रहे होते थे। लेकिन होता यह है कि बाहरी लोगों का इंट्रूजन यहाँ पे होता है और इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। आगे जाके एक
इसका पूरा हम क्वेश्चन देखेंगे कि पहाड़ियाज वर्सेस ब्रिटिश का क्या सीन था। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं संथाल्स की। संथाल्स अब इस रीजन में आ रहे थे और फॉरेस्ट कट डाउन करके यहाँ पे टिम्बर कट डाउन, लकड़ी काट रहे थे, प्लाउइंग कर रहे थे, राइस और कॉटन को सेटल्ड एग्रीकल्चर में उगा रहे थे। अब ये लोग को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास है प्लाउ टूल और ये लोग फॉरेस्ट को कट डाउन कर रहे हैं। ब्रिटिश राज जो है वो इनिशियली इस टाइम पीरियड में इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा था। एक तरफ पहाड़ियास को ब्रिटिश राज सैवेज, अनरूली, प्रिमिटिव और जंगली की तरह रेफर कर रहा होता था। दूसरी तरफ वो लोग संथाल्स को ऐसे देख रहे थे कि ये लोग एकदम परफेक्ट सेटलर्स हैं। तो यही होता है। इसका वैसे हम एक अलग से पूरा क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन राजमहल हिल्स जिसमें पहले पहाड़ियास डोमिनेट करते थे, अब उसका रीजन कार्व आउट करके दामिनी को बनाया है 1832 में और वो दे दिया संथाल्स को। तो पहाड़ियास को क्या करना पड़ा, पहाड़ियास को राजमहल हिल्स में डीपर जाना पड़ा एंड पहाड़ियास की जो पूरी लाइफ थी वो एकदम इम्पैक्ट हो गई थी। पहाड़ियास को अब अच्छा लैंड नहीं मिल रहा था, पहाड़ियास को उनके लैंड से निकाला जा रहा था और इस एरिया में आ रहे थे संथाल्स। पहाड़ियास इम्पोवरिश हो रहे थे और संथाल्स को ये पूरा लैंड मिलता चला जा रहा था। लेकिन ये लैंड संथाल्स के हाथ में कब तक रहेगा, ज्यादा देर तक नहीं। अगला क्वेश्चन यही पूछ रहा है दामिनिको के बारे में बताओ, कैसे संथाल्स वर्सेस ब्रिटिश पावर हुआ उसके बारे में बताओ, संथाल रिबेलियन के बारे में बताओ। तो ये जो की टर्म्स है कि दामिनिको या फिर संथाल वर्सेस ब्रिटिश रूल या फिर संथाल्स का रिबेलियन, ऐसा कोई भी टर्म क्वेश्चन में मिल जाए मतलब यही आप एक्सप्लेन करके आएंगे कि भाई होता ये है कि 1832 में संथाल्स को उनका लैंड दिया जाता है जिसका नाम है दामिनिको रीजन। ये पूरा रीजन में बोला जाता है कि ये आपका लैंड है, अगले 10 साल में इसका 1/10 जो हिस्सा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसका 1/10 हिस्से को आप कल्टीवेट करेंगे। अब एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन आपसे है कि इन संथाल्स का नंबर इस रीजन में कितने टाइम पीरियड में कितना ज्यादा बढ़ा, पॉपुलेशन कितनी राइज हुई और इनके विलेजेस का नंबर कितना बढ़ा। छोटा सा एक क्वेश्चन है जो आप कमेंट में आंसर करेंगे। तो अगर आपको याद नहीं है तो कमेंट पढ़ें, अगर आपको याद है तो कमेंट में आंसर करें। इस पूरे रीजन को, दामिन के रीजन को सर्वे किया गया, मैप किया गया, डिमार्केट किया गया और दिया गया संथाल्स को। लेकिन होता यह है कि संथाल्स देखते हैं कि हम पे बहुत ज्यादा टैक्स लगाया जा रहा है, मनी लेंडर्स पैसा बहुत चार्ज कर रहे हैं हम पे एज एन इंटरेस्ट, जमींदार हमारे एरिया को कैप्चर कर रहे हैं, तो हमारा जो लैंड है वो हमसे छिन रहा है। तो इस टाइम पे ये लोग करते हैं रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश राज, मनी लैंडर्स एंड जमींदार हमारे। और उसके बाद जो संथाल रिवोल्ट है, संथाल रिबेलियन, टाइम पीरियड याद रखेंगे 1855 to 56। इसके बाद बनाया जाता है संथाल परगना जो कि भागलपुर और बीरभूम के रीजन से बनाया जाता है। 5500 स्क्वायर माइल्स का ये रीजन, और ये रीजन अब बोला जाता है कि ये है संथाल्स का रीजन। यहाँ पे स्पेशल लॉज आपके लिए रहेंगे, आपसे हम ये नहीं छीनेंगे। तो ये पूरा किस्सा हो गया संथाल्स का। अगर तुमको फस्ता पक्का है कि पीडीएफ चाहिए, हिस्ट्री हो चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, आप जाएंगे thetwinbros.in पे और वहां से उनको एक्सेस कर सकते हैं। और हमारे जो प्रीमियम नोट्स है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे खून से लिखवा लो, इससे प्रीमियम नोट्स तुम्हें पूरी दुनिया में नहीं मिल सकते। अगर तुमको नोट्स चाहिए thetwinbros.in पे जाइए, ये बेस्ट नोट्स हैं जिससे तुम आज तक जिंदगी में तुमने पढ़ा है और जिससे जिंदगी में तुम कभी पढ़ोगे। अब क्वेश्चन आता है बुकानन का कि बुकानन कौन थे, क्या थे, क्यों थे। ये कम पूछा जाता है, लेकिन बुकानन के बारे में आपको पता ही होना चाहिए इस चैप्टर से कि एक बंदा था जो ब्रिटिश राज के लिए ट्रेवल कर रहा था। अब ये बंदा जब ट्रेवल करता था तो सर्वेयर्स, ड्राफ्ट्समैन, पेलिंक्विन बेयरर्स, इन सब लोगों की टीम को लेकर ट्रेवल करता था। इसका खर्चा पानी ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती थी। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसे लोग चाहिए थे जो नेचुरल रिसोर्सेस फाइंड कर सके। तो इसलिए बहुत सारे लोगों को अलग अलग ट्रेवलिंग वॉयजेस पे और ट्रिप्स पे भेज रही होती थी। ऐसा ही एक बंदा था ये, जो कि बहुत स्कॉलरली बंदा था, एक अच्छा ऑब्जर्वर था और अलग अलग जगह पर जाके आयरन ओर, माइका, ग्रेनाइट, सॉल्ट पीटर, ऐसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज जो मिनरल्स वगैरह है उनको नोट करता था और ब्रिटिश राज को बताता था कि यहाँ पे ये है, उसको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो। अब ये बंदा जो था, इसके बारे में याद रखना,
कि फॉरेस्ट लाइफ को हेट करता था, एज प्रिमिटिव एंड बैकवर्ड देखता था और सपोर्ट करता था कि फॉरेस्ट को काटो, यहाँ पे सेटल्ड एग्रीकल्चर को करो। जहां पे भी ये जाता था जनता समझ जाती थी कि भैया ये सरकार का आदमी है, एंड जनता इससे अक्सर पहाड़िया जब इनको देखते थे तो वो डर भी रहे होते थे, क्योंकि ऑब्वियसली पहाड़ियाज वर्सेस ब्रिटिश पावर बहुत एक प्रॉब्लमेटिक लड़ाई थी। तो उसके बारे में ही हम बात कर लेते हैं। कितने लिंक में ये चैप्टर का पीडीएफ चल रहा है ना, कि पहाड़ियाज वर्सेस ब्रिटिश राज का क्या किस्सा हुआ था। तो आप याद रखेंगे कि पहाड़ियाज की जो पॉलिसी थी वो बहुत ज्यादा ब्रूटल थी, ब्रिटिश पॉलिसी पहाड़ियाज के अगेंस्ट। तो हमने पहाड़िया संथाल देख लिया, संथाल ब्रिटिश देख लिया, अब पहाड़िया ब्रिटिश देख लेते हैं। तो 1770s में ब्रिटिश पॉलिसी आती है कि जहां पे भी पहाड़ियाज आपको मिले उनको आप एक्सटर्मिनेट कर दो, उनको मार गिराओ। ये लोग बहुत अनरूली हैं, डिफिकल्ट टू गवर्न है, तो बेस्ट है टू किल डाउन द पहाड़ियाज। ये पहली पॉलिसी थी। इसके बाद 1780s की इनकी पैसिफिकेशन की पॉलिसी आती है, जब ऑगस्टस क्लीवलैंड जो हमारे आते हैं वो एक नई पॉलिसी लेके आते हैं। अब पहाड़ियाज को बोला जा रहा है कि आपको हम एनुअल स्टिपेंड दे देंगे, आपको हम कुछ पैसा दे देंगे आपके चीफ को, और चीफ का काम रहेगा कि अपने लोगों को वो मैनेज करे। लेकिन ऑब्वियसली यार, जो चीफ इस पैसे को एक्सेप्ट करता था उसको स्टिपेंडरी चीफ बुलाया जाने लगता था, सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय बुलाया जाने लगता था ईस्ट इंडिया कंपनी का, एंड उसकी जो पावर्स थी वो सोसाइटी इनके ट्राइबल ग्रुप में खत्म हो जाती थी। तो उन्होंने कोशिश जरूर करी ब्रिटिश पावर ने इनको कंट्रोल करने की, लेकिन ऑब्वियसली उनको डोमिनेट वो नहीं कर पाए। एंड एट द एंड होता ये है, इन पहाड़ियाज को अपने राजमहल हिल्स में डीपर विड्रू करना पड़ता है और उनकी पूरी लाइफ खराब हो जाती है, क्योंकि उनके जो फर्टाइल लैंड थे वो इनके हाथ से छिन जाते हैं एंड इनको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है इन ब्रिटिश राज के अगेंस्ट फाइट करने में। अब एक और चीज जो ब्रिटिश राज कर रहा था कि इनका जो लैंड था, पहाड़ियाज का लैंड संथाल्स को दे रहा था। हमने पीछे देख लिया, दामिनी को की हमने बात कर ली। एंड पहाड़ियाज को क्या मिल रहा था? ड्राई और जो बैरन इंटीरियर लैंड था राजमहल हिल्स का, उसमें इनको जाना पड़ रहा था। तो पहाड़ियाज को ब्रिटिश राज ने बहुत ज्यादा परेशान किया, मारा पीटा, सब कुछ किया। अगला क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेविड रिकार्डो कौन थे, या फिर रिकार्डियन आइडियाज क्या है उसको एक्सप्लेन करो। डेविड रिकार्डो कौन है? डेविड रिकार्डो एक इकोनॉमिस्ट थे जो इंग्लैंड में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे। इनके जो थ्योरीज थे उससे ही इन्फ्लुएंस होके ब्रिटिश ऑफिशियल्स इंडिया में पॉलिसीज बना रहे थे। अब क्या थे इनके थ्योरीज वो हम देखेंगे, उसके पहले एक और पॉइंट सुन लो कि जो हमारे इंग्लिश ऑफिशियल्स थे उन्होंने कॉलेज ईयर्स में इनके आइडियाज को, इनके थ्योरीज को पढ़ा हुआ था। तो जब वो इंडिया में आते थे, जैसे कि हमारे महाराष्ट्र रीजन में जो 1820s में पॉलिसीज वगैरह इन्होंने बनाई ब्रिटिश राज ने, उन्होंने इन डेविड रिकार्डियन आइडियाज को फॉलो करते हुए ही बहुत सारी चीजें बनाई। अब रिकार्डियन आइडियाज थे क्या ये समझ लो। इनका कहना, की टर्म्स याद रख लो, अपने आप आपको पूरा याद हो जाएगा। 3-4 ही की टर्म है। पहला कि इनका कहना ये था कि लैंडोनर को एवरेज रेंट का एक्सेस होना चाहिए, इसके ऊपर जितना भी वेल्थ जनरेशन होगा किसी भी लैंड का, जो भी सरप्लस होगा उस पे स्टेट को टैक्स लगाना चाहिए। अगर आप सरप्लस पे टैक्स नहीं लगाओगे तो ये जो ओनर्स है लैंड के वो रेंटियर्स बन जाएंगे, मतलब क्या कि रेंटल इनकम पे पलने लग जाएंगे। तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने बोला हाँ यार, बंगाल में जो जमींदार थे हमने देखा वो ऐसे ही कर रहे थे, वो रेंटल इनकम पे पलने लग गए थे, ना काम ना धाम, बस रेंटल इनकम पे पल रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि हाँ, रिकार्डियन आइडियाज तो इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं। इसलिए जो आगे हम एक पॉइंट याद रखेंगे आप कि बंगाल के अलावा बहुत कम ही ऐसे रीजन थे, ज्यादातर रीजन्स में परमानेंट सेटलमेंट को प्रमोट नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है कि जब परमानेंट सेटलमेंट को प्रमोट नहीं किया तो बाकी रीजन्स में किया क्या? तो डेक्कन हमारा जो रीजन था, बॉम्बे रीजन हमारा 1820s में, वहां पे क्या पॉलिसी आती है? तो वहां पे इकोनॉमिक जो सेटलमेंट होता है वो सेटलमेंट का नाम है बॉम्बे डेक्कन के सेटलमेंट का रायट वाली सेटलमेंट। अब रायट मतलब होता है पेजेंट। तो इस सेटलमेंट में क्या किया? पहले जमींदार थे और जमींदार के अंडर में बहुत सारे पेजेंट्स थे, तो जमींदार रेंट कलेक्शन का काम करते थे। अब इंटरलोपर्स को हटा दिया गया है। अब सीन ये है कि बोल दिया गया है कि पेजेंट्स के साथ डायरेक्टली सेटलमेंट होगा और पेजेंट्स को असेस किया जाएगा हर एक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। पहला पॉइंट, राइट के साथ डायरेक्टली होगा सेटलमेंट। दूसरा पॉइंट कि इन राइट्स की रेवेन्यू पेइंग कैपेसिटी को असेस किया जाएगा, हर एक लैंड को असेस किया जाएगा और समझा जाएगा कि कितना
टैक्स किसी भी लैंड से चार्ज किया जाना चाहिए और इसके बेसिस पे हर 30 इयर्स में हम रीसर्वेइंग करेंगे लैंड की। और उसके बाद होता क्या था कि हर 30 इयर्स के बाद जो रेवेन्यू था उसको बढ़ा दिया जाता था। अब यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट नहीं है बल्कि टेम्पररी सेटलमेंट लगाया गया है। इसकी प्रॉब्लम्स यही थी कि 1820s में रेवेन्यू जो लगाया गया, असेसमेंट के बाद बहुत ओवर असेस कर लिया और बहुत हाई रेवेन्यू चार्ज किया जा रहा था। और अब होता यह है कि पेजेंट्स को बहुत ज्यादा डायरेक्टली सफर करना पड़ रहा है इस सिस्टम में भी। अगला क्वेश्चन है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका एक हो सकता है 8 मार्क का क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अमेरिकन सिविल वॉर के इंपैक्ट के बारे में बताओ या फिर इंडियन कॉटन मर्चेंट्स की कंडीशन के बारे में बताओ 1861 टू 65 के पीरियड में या फिर इसके पहले बाद के पीरियड में। तो जब ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आपको ये सारी डिटेल्स याद होना चाहिए। बैकग्राउंड इसका हेडिंग आप बना सकते हो बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में लिख सकते हो कि ब्रिटेन का जितना भी ब्रिटेन को चाहिए था बहुत सारा कॉटन, तो उनका जो इंपोर्ट होता था वो 3/4 जो इंपोर्ट था वो आता था अमेरिका से। ये पहला पॉइंट आप याद रखेंगे। इसके बाद आप याद रखेंगे कि ब्रिटेन थोड़ा घबराया हुआ भी था कि अगर अमेरिका ने देना बंद कर दिया, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो कहां से आएगा कॉटन हमारा। तो इंडिया को देखा गया था कि अगर अमेरिका ने बंद किया तो इंडिया से हम लेके आएंगे क्योंकि इंडिया में सूटेबल कंडीशन है, लेबर चीप है, यहाँ से हमें कॉटन मिलेगा। होता यही है। अमेरिका में 1861 टू 1865 सिविल वॉर भड़क जाती है, जिसके बाद अब इसके पहले 20 लाख बंडल्स जो कॉटन के इंपोर्ट से वो आते थे इनके ब्रिटेन के अमेरिका से, लेकिन इस वॉर के बाद सिर्फ 55,000 बेल्स 1862 में वो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, विच शोज कि 3% से भी कम इंपोर्ट अब ले रहे हैं ये लोग अमेरिका से। तो जब अमेरिका नहीं दे रहा है तो कॉटन इंपोर्ट कहाँ से आ रहे हैं? इंडिया अब ब्रिटेन को एक्सपोर्ट कर रहा है। लिख के आना कि 1860 टू 64 के पीरियड में बॉम्बे डेक्कन का जो कॉटन क्रिएज यानी कि कॉटन प्रोडक्शन वाले जो एरियाज थे वो डबल हो गए। इंडिया में लिमिटलेस क्रेडिट, ये वर्ड याद रख सकते हो, लिमिटलेस क्रेडिट अवेलेबल था। मतलब क्या? अगर आपको लोन चाहिए है तो आपको लोन मिलेगा। अब यहाँ पे एक्सप्लेन करके आना कि जब डिमांड आई तो हमारे जो अर्बन साहूकार थे वो गए विलेज में, विलेज के मनी लेंडर्स को उन्होंने पैसा दिया, मनी लेंडर्स ने उनके नीचे जो पेजेंट थे उनको पैसा दिया और पैसा फ्लो करने लग गया कि पैसे रखो यार, तुम्हारे पास लैंड है, तुम कॉटन उगा के दोगे, लो एडवांस पेमेंट ले दो, ले लो, लेकिन हमें कॉटन लाके दे देना। ये लो 100 रुपए का एडवांस पेमेंट अगर एक कॉटन लाके दे दोगे तो। इस तरीके से कॉटन के लिए बहुत हाई डिमांड में मार्केट में चर्चा चल रही थी। तो कॉटन डिमांड के चक्कर में हमारे यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन सबको बहुत इजीली मिलने लग गया था। लेकिन लास्ट पॉइंट बना के आना कि इसका मतलब क्या था कि जो हमारे पावरफुल ग्रुप्स थे, जो बड़े पेजेंट्स वगैरह थे, उनको तो प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन ज्यादातर पेजेंट्स को सिर्फ लोन उनके ऊपर बढ़ रहा था और उनको प्रॉब्लम्स ही देखने को मिल रही थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके बाद की जो डिटेल्स है ना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, 3-4 पेज में हमारी एनसीईआरटी में है, लेकिन इतना पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था तो ये मैंने यहाँ क्वेश्चन में डाला हुआ है। इसके बाद की थोड़ी सी डिटेल सुन लो। होता यह है कि इंडियंस को लग रहा था कि अब तो हमेशा ही हम कॉटन सप्लाई करेंगे, लेकिन जैसे ही सिविल वॉर खत्म होती है इंडिया के एक्सपोर्ट्स जो है वो खत्म होने लगते हैं, वापस से उनका जो ब्रिटेन का इंपोर्ट है वो अमेरिका से होने लगता है। अगला क्वेश्चन है लिमिटेशन लॉ के बारे में। अगला क्वेश्चन हो सकता है पूछे कि मनी लेंडर्स कैसे पेजेंट्स को एक्सप्लॉइट करते थे। हो सकता है पूछे कि न्यू सिंबल्स ऑफ ये जो डीड्स एंड बॉन्ड्स थे, ये जो लीगल सिस्टम था इंडिया में जो इंप्लीमेंट किया जा रहा था, ये एक बहुत ऑपरेसिव सिस्टम बन गया था, पेजेंट्स इससे डरने लग रहे थे। तो जब ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है ये चाहिए तो आप क्या लिख के आएंगे? तो आप लिख के आइएगा सबसे पहले तो लिमिटेशन लॉ है क्या। होता ये था ना सोसाइटी में कि मान लेते हैं मैं एक बंदा हूं, मैंने भीख मांगी भाई लोन दे दो, तो एक मनी लेंडर ने मुझे मान लेते हैं 100 रुपए का लोन दिया, तो 10 साल बाद उसमें इंटरेस्ट लगा के उसको 10,000 कर दिया, फिर 20 साल बाद 50,000 1 लाख कर दिया, तो मैं कैसे पे करूंगा? नहीं करूंगा। तो मैं भी तुम्हारा गुलाम, मेरे बच्चे भी तुम्हारे गुलाम, पूरी पुश्ते तुम्हारी गुलाम। तो ये चीज को खत्म करने के लिए लिमिटेशन लॉ आया था। लिमिटेशन लॉ कब आया था? 1859। और लिमिटेशन लॉ में बोला गया कि आपके जो बॉन्ड्स है उनकी वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ
3 साल रहेगी। तो 3 साल लगाओ इंटरेस्ट, इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते। लेकिन होता क्या है, हमारे जो मनी लैंडर्स थे दे टर्न द लॉ अराउंड। इन्होंने ये सिस्टम चालू कर दिया कि 100 रुपए का तुम्हारा बॉन्ड है, 3 साल के लिए है, 3 साल बाद 150 हो गया तो 150 का नया बॉन्ड साइन करा लेते थे। फिर 3 साल बाद उसको इंटरेस्ट लगा के नया प्रिंसिपल अमाउंट बनाया और नया बॉन्ड साइन करा लिया। तो इस तरीके से ये बेसिकली फ्लॉप आइडिया था। ये एक्सप्लेन करके आना। इसके बाद क्वेश्चन ने ये भी पूछा ना कि कैसे मनी लेंडर्स ऑप्रेसिव फिगर्स बन गए थे। तो पॉइंट्स याद रख लो। मनी लेंडर रिसीट नहीं देते थे और फिर रिफ्यूज कर जाते थे कि भैया हमने तुमसे पैसे लिए ही नहीं, तो रिसीट नहीं है तो हमने नहीं लिए, दिखाओ रिसीट। रिसीट दी ही नहीं थी तो कहाँ से दिखाओ। उसके बाद फेक फिगर्स ऐड कर देते थे कि अगर तुमने 100 का लोन दिया है लेकिन बॉन्ड में लिख दिया कि 500 का लिया है, तुमने रीपे कर दी, 2 किस्त दे दी लेकिन लिख लिया कि एक ही किस्त दी है, एक ही इंस्टॉलमेंट दी हुई है। तो ऐसी चीजें भी करते थे। फिर अगर तुमको हमसे लोन लेना है तो तुम्हारा हार्वेस्ट हम खरीदेंगे, सस्ते में हार्वेस्ट खरीद लिया। या फिर अच्छा उधारी में तुमको हमसे कुछ चाहिए, कपड़े खरीदना है उधारी में, डबल ट्रिपल दाम लगा दिया। तो ये सारे जो पॉइंट है ये आप लिख के आएंगे। एंड ये सारी चीजें ही मनी लेंडर्स करते थे पेजेंट्स को हरास करने के लिए। और पेजेंट्स बेसिकली अब डरने लग गए थे इस न्यू लीगल सिस्टम से भी, क्योंकि पेजेंट्स को नहीं पता होता था कि इस बॉन्ड में क्या लिखा हुआ है। उसको नहीं पता होता था कि ये रिसीट किस चीज की मिल रही है या फिर किस चीज में हमारा थंब इंप्रेशन लिया जा रहा है। पेजेंट इस नए सिस्टम को एज ऑपरेसिव भी देख रहे थे, इससे डर भी रहे थे। लेकिन थप्पा लगाना जरूरी भी है, क्योंकि लोन चाहिए तो थप्पा तो लगाना पड़ेगा। मनी लेंडर्स बिना लीगल अब काम के लोन नहीं दे रहे थे, क्योंकि ब्रिटिश राज में लीगल सिस्टम को प्रमोट किया जा रहा था। बट ये लीगल सिस्टम ही ऑपरेसिव सिस्टम बन गया था। अगर तुमको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट कर दो, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी नहीं लग रही है तो हेट कमेंट कर दो। अगर तुम्हें वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही है तो जो हेट कमेंट करेगा उसको कुछ उठपटांग, उसको पकड़ के मारो भाई, उसको पकड़ लो, दबोच लो उसको भाई। कैसे बोला भाई हेट कमेंट, जो भी करना है कुछ तो करो भाई, ये तो एंगेजमेंट बनी रहना चाहिए भाई। आखिरी क्वेश्चन हमारा आखिरी टॉपिक से इस चैप्टर के, जो पूछेगा आपसे डेक्कन राइट्स कमीशन के बारे में। तो जब डेक्कन राइट कमीशन का क्वेश्चन आएगा तो पहला पॉइंट बनाना कि जब 1875 में डेक्कन रीजन में राइट्स होते हैं तो बॉम्बे की गवर्नमेंट वाज लाइक अरे ठीक है भाई इतना तो चलता रहता है, वो सीरियस नहीं थी। लेकिन इंडिया लेवल पे जो गवर्नमेंट थी उसने बोला कि 1857 में भी हमने ऐसे ही बोला था कि अरे इतना तो चलता रहता है, हम सीरियस नहीं थे और बहुत बड़ा हड़कंप हो गया था, तब 1875 में नहीं। तो उन्होंने फोर्स किया डेक्कन राइट्स कमीशन बनाने के लिए, जिसने बनाई अपनी डेक्कन राइट रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में क्या था, इस रिपोर्ट में बेसिकली पूरा असेस किया जा रहा था कि जो राइट्स फैले हैं वो किस रीजन के कारण फैल रहे हैं। तो इसमें हमें राइट्स के बारे में बहुत कुछ देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल राइट्स, हमारा ये राइट अलग है, पेजेंट वाला राइट है। राइट, साहूकार, आई विटनेसेस, इन सारे लोगों के स्टेटमेंट्स हमें इस रिपोर्ट में मिलते हैं। स्टैटिस्टिकल डेटा देखने को मिलता है कि रेवेन्यू रेट कितना है, प्राइसेस कितना है, इन्वेस्ट रेट कितना है। और बेसिकली हर एक चीज को उसमें मेंशन किया गया है, गलत चाहे सही लेकिन मेंशन किया गया है। और फिर बोला गया है, इसका कंक्लूजन आपके एनसीईआरटी के मेन टेक्स्ट में नहीं था लेकिन जो ब्लू बॉक्स होता है ना उसमें ये बताया गया था। तो अक्सर इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन एक पॉइंट आप बना सकते हैं कि इसमें क्या बोल दिया गया। ब्रिटिश राज ने बोल दिया भैया हमारी कोई गलती नहीं थी, जो राइट हुआ है किसके कारण हुआ है, ये मनी लेंडर्स वगैरह के कारण हुआ है, क्योंकि ये ऑप्रेस कर रहे थे पेजेंट्स को। हमने कुछ नहीं किया, हमने तो सब कुछ बढ़िया रखा है सोसाइटी में। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बाय बाय। ओए मेरी दोनों सेल्फ हेल्प बुक आपको Amazon फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस, हर एक उसके लिए जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है। डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक्स के सैंपल पीडीएफ्स मिल जाएंगे। पहले सैंपल पीडीएफ को पढ़िए, पेजेस पढ़ के अगर मजा आए तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं।